तो यही पर्पस तो यही है, इसका मकसद यही है कि हम एक सहज तरीके से सबको समझाएं कि योग प्राणायाम होता क्या है और इससे क्या लाभ है, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जो हमारे फेफड़ों की शक्ति है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो अब रोग चल रहा है, ये जो कोविड-19 का है, कहते तो है कि ये एक फ्लू टाइप है, मगर इसमें फेफड़ों की शक्ति को काफ़ी, मतलब इसमें वो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है फेफड़ों में, लंग्स में। तो इसीलिए हम अपनी लंग्स की शक्ति को अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो अपनी रोगों को मतलब उनके उनके साथ लड़ने की क्षमता को हमने बढ़ाना है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे प्रमुख है कि आप अपने श्वास को पहले ठीक करें, अपने लंग कैपेसिटी जो है, जो फेफड़ों की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सिंचन यहाँ हो सके, मतलब यहाँ ऑब्जॉर्प्शन हो सके ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी जो दूषित वायु है वो बाहर निकल सके। तो जो लोग इंग्लिश में फॉलो कर रहे थे वो हम 2 हफ्ते से समझा रहे, कल 2 हफ्ते हो जाएंगे, तो उनको अब ज़्यादातर हमने वो जो सब मेन जो एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की वो सारी सिखा दी है, अब वो एक लय में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 2 हफ्ते में आप ये सारा कुछ सीख जाते हो, है ना, जो ये मेन एक्सरसाइजेज है, मगर इसको रेगुलरली डेली करना है। और जैसे सुबह और शाम भी कर सकते हो, सुबह भी 1 घंटा कर सकते हो, शाम भी, अगर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई अंडरलाइंग कंडीशंस है, तो जो लोग जिनको कोई रोग है या कोई प्रॉब्लम है वो 2 बार भी कर सकते हैं। वैसे 1 बार सफिशिएंट है, और 1 बार बैठने में कम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए, ओके। उसमें कम से कम 10 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये तो मिनिमम है बिल्कुल। ये जो नाम मैं ले रहा हूँ सब मेरे दूसरे वीडियोस में भी है, पिछले वीडियोस में भी, और ये आम मतलब ये मेन है एक्सरसाइजेज जो बार बार बाबा रामदेव भी समझाते हैं, जिनसे मैंने ये योग 2005 में मैं वहाँ गया था। उनके जो पहले 2 योग टीचर के कैंप थे वो अक्टूबर में हुए थे, उनमें मैं गया था। तो वहाँ से कंखल में, हरिद्वार में, मगर मेरा जन्म इधर का है, यूके का, और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था वहाँ आने के लिए। वो कह रहे, क्योंकि मेरी उनसे फ़ोन के ऊपर भी बात हो गई थी स्वामी रामदेव जी के साथ, कि मैंने कहा देखो मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और ये भी जो कहानी है ये भी बहुत एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, जो किस ढंग से मैं योग से जुड़ा। क्योंकि जो लोग यहाँ मेरे इस इंग्लैंड में, इस शहर में रह रहे हैं, उनको पता होगा, और जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रह रहे हैं ज़्यादातर, तब मेरी भतीजी जो थी उसको लुकीमिया हो गया था, और जब उसको लुकीमिया हो गया था तो मैं तब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र था, तब मैंने अपना वो काम जो है 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, जैसे पोज में रख दिया था, उनसे परमिशन लेके कि मैं उसके लिए ये कैंपेन चलाना चाहता हूँ ताकि लोग डोनर बने, बोन मैरो डोनर। तब उस कैंपेन को जब मैंने शुरू किया, मैं सिर्फ एक बंदा ही था, उसका नाम मैंने दिया था फ्रेंड्स ऑफ लाइफ। तो वो वाली कैंपेन काफ़ी चली, मगर कई उसमें चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत लोगों को हमने उसमें जोड़ा, 2000 से ज़्यादा बोन मैरो डोनर बने। और मगर वो थी 99 2000 में, ये सब 99 2000 में हुआ था, फिर 2001 तक ये चला था, और मैं काफ़ी लगभग इसमें 6 महीने से 1 साल लगातार काम करता रहा। ये वॉलंटरी काम था, तो बेसिकली के लोगों को जागरूक करना, जैसे अभी मैं आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्राणायाम करें, योग करें। तो काफ़ी हमें मतलब यूके गवर्नमेंट ने हमारी बातें सुनी भी, कई चीज़ें हुई भी, मगर मेरी जो भतीजी उसकी डेथ हो गई थी, फिर छोटी थी वो, 7 साल की, तो देन शी डाइड जब वो, हाँ, तो 2004 में उसकी डेथ हुई। उसके बाद मैं काफ़ी निराश हो गया
कहते हैं ना कि जैसे विषाद में बंदा चला जाता है, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया। वैसे तो मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, मगर ये है कि वो हमारी पहली, घर में वो पहली बच्ची थी। मेरा जो मुझसे 1 साल छोटा है भाई, मगर उसके पहले ये बच्ची हुई थी, तो शी वॉज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। वो पहली पोती या पोतों में पोतियों में पहली थी, तो सबके लिए बड़ी प्यारी। उसका नाम दर्पण था। और जब उसकी फिर 7 साल की थी जब उसकी डेथ हुई, तो फिर 2004 का समय था। तब मैं काफ़ी, मतलब ओबियसली बंदा डाउन हो जाता है जब हमारे फैमिली का कोई भी बंदा ऐसे, स्पेशली बच्चा कभी जाए आपके सामने, आपके आंखों के सामने। फिर मैं योग से बड़े अजीब ढंग से जुड़ा। तो चिन्ह माया मिशन की एक 3 दिन की एक यहाँ कॉन्फ्रेंस था, धन्य अष्टकम। वो 3 दिन का था, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने एक 3 दिन का, उन्होंने भगवान आदि गुरु शंकर ने 8 श्लोक लिखे थे कि धन्य अष्टकम, आप अपने जीवन को कैसे धन्य बना सकते हैं, ब्लेसिड। तो मैं एक बुजुर्ग बंदे को यहाँ से, अपने शहर से, यहाँ साउथ से वहाँ लेके जाता था लंदन में, वेम्बली में। तो वहाँ 3 दिन हमने, वो शाम को होता था, जैसे 6 बजे से लेके 9 बजे तक। और उसमें फिर जब तीसरा दिन हुआ, वो मेरा जन्मदिन का दिन था। और मैंने एक अंदर ही अंदर अपने मन में एक प्रार्थना की कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा सीखना चाहता हूँ जो, जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो जो वो तीसरा दिन था, जिस समय हम ये प्रार्थना कर रहे थे, हमने सारे 8 श्लोक वो सीख लिए, तब मेरे वो जन्मदिन का वो टाइम था। और बाद में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, तो एक आध्यात्मिक पुस्तक है, कि अगर आप कोई प्रार्थना अपने जन्मदिन के दिन करते, कहते भगवान के कान, उनके द्वार आपके लिए खुले होते हैं, तो भगवान आपकी बात सुन लेते हैं। मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरी बात उन्होंने सुन ली, क्योंकि अगले दिन ही 19 अगस्त को 2005 मैंने, और मेरा जन्मदिन 18 अगस्त का है, तो 19 अगस्त को ही मेरे जो बाबा रामदेव जी का एक प्रोग्राम वो आज तक पर चल रहा था, जो उन्होंने 15 अगस्त का रिकॉर्ड किया हुआ था। और मैं इतना भावुक हुआ सुन के, उन्होंने वो इंडिपेंडेंस डे का वैसे अपना योग का प्रोग्राम, तो पहली बार मैंने देखा और मैं देखता ही रह गया। वहाँ से मैं देखता ही रह गया प्रोग्राम को, और आंसू निकल रहे थे। और मुझे उन्होंने जैसे जैसे बातें की कि हम अपने रोगों को सब समाप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अपने आप को आप स्वस्थ रखें, आप अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बदलें ताकि रोग जो है वो तो सब आ सकते हैं, मगर अगर आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो कम चांसेस है। जैसे आपके आसपास एक आभा मंडल बन जाता है, तो एक ओरा बन जाता है, तो वो जो ओरा है, वो जो लोग कमजोर होंगे उनका आभा मंडल कमजोर होगा, जो लोग बहुत स्वस्थ होंगे उनका आभा मंडल फैलता है, तो उन लोगों को कष्ट नहीं होते, ज़्यादा रोग नहीं होते या बीमारियां नहीं लगती। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, उनको वो प्रभावित नहीं होते उन चीज़ों से, ठीक है ना। तो अध्यात्म की बातें जैसे वो हमेशा करते हैं। तो 2005 में तो उनका जैसे शुरुआत ही हुई थी, तो ऑब्वियसली 1 साल ऐसे कुछ वो कर रहे थे टीवी प्रोग्राम, मगर अब वो योग टीचर्स का ऐलान करने वाले थे। तो अगस्त 2005 में जब मैंने उनको फिर सुना, उन्होंने ऐलान किया कि मुझे योग टीचर चाहिए, और पहले हम भारत से जो भारतीय लोग हैं उनको ही रिक्रूट करेंगे, लगभग 4000 बंदा। मगर मैंने बस अपना मन बना लिया कि मैंने जाना है और मैंने सीखना है। तो लाइक आई सेड, मेरी जो पत्नी है वो हमेशा बड़ी सपोर्टिव रही। उसने कहा कि ठीक है, जो आपका है ना, ये मतलब उनको, उसको पता था कि मैं काफ़ी डाउन हूँ जब से वो मेरी भतीजी की डेथ हुई। तो मैंने कहा देखो, ये मुझे वहाँ जाना चाहिए, 2-3 हफ्ते का है, तो वहाँ करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं गया अक्टूबर 2005 में। ऐसे ही मैंने डिसीजन बनाया, स्वामी रामदेव जी से बात की फ़ोन के ऊपर, उन्होंने कहा कि आ जाओ तुम। उन्होंने जब अपना आशीर्वाद दे दिया तो मैं वहाँ गया। तो
योग सीख के वापस आ गया। तो नवंबर 2005 से शुरू कर दी क्लासेस। तो मुझे लगता है जो पब्लिक क्लासेस यूके में वो सबसे पहली क्लास थी जो मेरी चल रही थी। और डेफिनेटली जब स्वामी रामदेव जी 2006 में आए थे, उनकी पहली अब्रोड ट्रिप थी, तो जो पहली क्लास उन्होंने, आप कह सकते हो ऑफिशियली तो नहीं इनॉग्रेट की, मगर जहाँ पर उन्होंने अपने आके अपना आशीर्वाद दिया मुझे, वही थी वो क्लास जो हम यहाँ स्लाव मंदिर में करते थे अगस्त 2006 में। और तब से लेके आज तक फिर मैं काफ़ी साल ऐसे सिखाता रहा। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको जब तक थोड़े लोग आ रहे हैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड भी क्या है। मगर मैं बैकग्राउंड से योग टीचर नहीं हूँ, मगर इस ढंग से मैं जुड़ा हूँ। मतलब योग मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे पता है, ये ऐसी विद्या है, ये ऐसा ज्ञान है जो मतलब इतना अच्छा है, मगर अगर आप इसमें डुबकी लगाएं तो, और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कितना मतलब सीरियसली लेते हैं, कितना आप इसमें अंदर इसमें घुसना चाहते हैं। क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। आपका मन जो है, आपके जो मन की जो विकृतियाँ हैं, जो भी सोचे हैं, वो सारी बदलने लग जाती है, वो सब चेंज हो जाता है। अब मैंने देखा है जो लोगों को वो नशा करते थे या जो भी है, हमारे धर्म में ये है कि मांस, मीट, अंडा, मच्छी, शराब, तम्बाकू, ये चीज़ें नहीं हम करते, है ना। तो अपने तसल्ली देने के लिए तो लोग कह देते हैं नहीं बस हमने वो नहीं खाना, गाय का मीट नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, और सब कुछ खा सकते हैं। ये तो सब वैसे ही बातें है। हमारे धर्म में है कि आप इन चीज़ों से परहेज करें। ये जो है ये नकारात्मक या नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे हम अपनी, ये नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाओगे, कि बहुत लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं और सोसाइटी के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर ये बात नहीं है। ये बात है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर लेके जाओगे, आप अपनी जो रूह है, जो आत्मा है, अगर आपने उस अध्यात्म के पथ पे चलना है तो उससे आप जुड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए इस साधना में वो चीज़ें जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आपको मांस, अंडा, मच्छी, शराब और सिगरेट पीना, स्मोकिंग, ये ड्रग्स जो भी है, जो लोग भी आजकल करते हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे मन के लिए अच्छी नहीं है, हमारे अध्यात्म जो हमारी स्थिति है उसके लिए अच्छी नहीं। हम अपने आत्मा राम से फिर जुड़ नहीं पाएंगे। ये नहीं है कि हम बुरे इंसान बन जाएंगे नेसेसरली, मगर ये है कि कई लोग जो शराब पीते वो हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे इंसान है, मगर ये है कि वो अगर वो उस स्थिति पर यहाँ जुड़ना चाहेंगे ना, जहाँ पर अध्यात्म है, जहाँ पर आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो, वहाँ की यात्रा आगे से आगे जा सकते हैं, और उसका क्या लाभ है वो करने से ही पता लग सकता है, ठीक है ना। अगर वो ये करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये जो चीजें मैंने अभी बताई है, इनसे आपका जो तमो गुण है, तामसिक गुण, वो बढ़ता है। और योग में और प्राणायाम में अगर हमने भगवान से या अपने आत्मा से, अपनी रूह से जुड़ना है, तो हमारा सतोगुण जो है वो बढ़ना चाहिए, सात्विक क्वालिटी। हम सब में एक सर्टेन परसेंटेज, एक प्रतिशत सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, हर बंदे में अलग अलग है। ये 3 गुण हैं हमारे पिछले कर्मों के अनुसार भी, और जो हम अब कर रहे हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, कैसे हम सोचते हैं, हमारे कर्म कैसे, इससे हमारे सतो, रजो या तमोगुण पर प्रभाव पड़ता है। और सतोगुण तभी प्रबल होता है, तभी बढ़ता है, जब हम अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, नकारात्मक सोच न रखें। ऐसे 1 सेकंड में लोगों के ऊपर हम निर्णय ना लें। ये हमारे मनुष्य के लिए सबसे बड़ी एक भूल है कि हम अपने मन को व्यापक नहीं करते, हम ओपन माइंडेड नहीं रहते, हम बड़ा क्लोज रख लेते अपने माइंड को।
और फिर हम जब कोई कुछ हमें कुछ कहता है, हम एकदम में वो उसके ऊपर कोई तुरंत कुछ बोल देते हैं या निर्णय ले लेते हैं, सोचते नहीं है कि हम क्या कहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। तो जितना आप ज्यादा योग करोगे, प्राणायाम करोगे, तब आप इन चीजों से बच पाओगे, धीरे धीरे बच पाओगे, क्योंकि वो आपके अंदर वो परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। जो तब्दीली है ना, वो परिवर्तन वो अपने आप आ जाएगा। आप अलग सोचने लग जाओगे। आपके सामने मांस पड़ा होगा, शराब पड़ी होगी, केक पड़े होंगे, मीठा पड़ा होगा, मगर आपको पता होगा कि मेरे लिए सही नहीं है। आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं उसको खाऊं या अपने अंदर डालूं। ये जब ये नेचुरली, जब ये प्राकृतिक ढंग से अपने आप होने लग जाता है कि आप इन चीजों से दूर होने लग जाते हो, तब मानो कि योग जो है आपके जीवन में उतर आया। आपके अंदर वो नेचुरली वो चेंजेस अच्छी आ रही है। और जब आपके अंदर नेचुरली आप उन चीजों को छोड़ना चाहेंगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, तब ये सही बात है। और यही होना चाहिए, जब आप खुद ही निर्णय करें, हाँ ये मेरे साथ सही नहीं बैठता, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये प्राणायाम करने से, मैंने कई लोगों को कहा है, जब आप प्राणायाम करोगे आपको खुद ही ये महसूस होगा। तो ये इतनी पावरफुल चीज है। ये जो विज्ञान है, एक विज्ञान है, साइंस है, शरीर का, मन का और अध्यात्म का साइंस है, ठीक है ना। मगर इतना पावरफुल है, करने से ही पता लगेगा, और करने से ही आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा। और जब वो परिवर्तन आएगा, वो कभी नहीं फिर बदलेगा। आप उस पथ पे जब चले जाओगे, तब आप चलते ही रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये है बहुत सुंदर। पर किसी चीज को भी अनुभव करने के लिए पहले करना पड़ेगा ना। किसी चीज को भी पहले सीखना पड़ेगा, उसमें थोड़ी हिम्मत, उसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी। जब आप थोड़ी एफर्ट डालोगे, तभी आपको पता लगेगा कि क्या है। बहुत से लोग मैंने देखा है भारत में, बहुत लोग करते भी हैं योग प्राणायाम, बहुत करते हैं, बाबा रामदेव को बहुत फॉलो भी करते हैं, और प्रकार का भी योग बहुत लोग करते हैं। मगर मैंने ये नोटिस किया, लोग बोलते ज्यादा है, करते कम है। तो ये हमारे इंसान में त्रुटियां है ना। तो इन चीजों को बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, मगर सही ढंग से सीखो, सुनो पहले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे देख के सब कुछ सीख जाओगे ना, या उनको देख के सीख जाओगे, उनको टीवी पे, वीडियो पे ना। मगर ये है, बार बार सुनो और उसके ऊपर ध्यान करो, अपना अंदर सोचो कि ये क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना, कैसे करना है। तो अब मैं भी जब आपको समझाऊंगा ना, मैंने कई बार कहा, जब तक कोई टीचर आपको फेस टू फेस ना देख लेना, वो आपको फिर बता सकता, हाँ ये सही कर रहे हो, ये ज्यादा शक्ति से कर रहे हो, कम शक्ति से कर रहे हो, ये इसमें आप श्वास को लंबा खींच रहे हो या कम कर रहे हो, तो वो बैठने से पता लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ढंग से मत सीखो, इससे भी सीखो, मगर जब आपको मौका मिले, आपको अपनी लोकल योग क्लास में कहीं जाना पड़ेगा, किसी लोकल योग टीचर से, ताकि वो जो प्राणायाम में जो मतलब प्रोफेशनल बंदा है जो प्राणायाम सिखाता है, तो वो आपको देखे और आपको बताए कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि मेरे अनुभव से बाबा रामदेव जी के सामने बैठ के भी 90% से ज्यादा लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उसकी जो इंट्रिकसीज है, जो उसकी सूक्ष्मता है, उसको कैसे करना है, ठीक है ना। उनके सामने बैठ के भी वो तो सही बता रहे हैं, मगर वो फिर भी नहीं फॉलो कर पा रहे। तो जैसे वो टीचर नहीं हो जाता नाराज अपने स्टूडेंट से, वो कहता कि तुम चलो पीछे जाके बैठो, या है ना। तो वो स्टूडेंट है जो एक कान से अंदर जा रहा है, दूसरे से बाहर निकल आ रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि आपका ध्यान नहीं वहां पर, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो ये जब कोई भी कुछ सिखा रहा हो ना, तो अपना जो मन है, चाहे इधर जाए, उसको वापस लेके आओ, और पूरी अपनी इंद्रियों को, अपने पूरे मन को एक जगह पर एकाग्रित करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो।
ये नहीं कि किचन में क्या हो रहा है, कल मैंने क्या बनाना, अब बाद में क्या मैंने करना है, अब टीवी को भी ऑन कर लूँ, थोड़ा म्यूजिक भी साथ में लगा लूँ, साथ में मोबाइल फोन को भी उठा के देख लूँ। ये सब गलत है, कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है ना। लोग तो आंखें खोल खोल के भी प्राणायाम करते हैं, बोलते बोलते भी प्राणायाम कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये एकांत में बैठने की एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। अपना एक जगह ढूंढो, वहां पर आराम से बैठो। अगर आपके साथ लोग और भी है, उनको भी कहो कि शांत बैठ के सुनो और करो, है ना। तो धीरे धीरे ये अपने आप होता जाएगा। ठीक है ना। प्रयास करो, प्रयास सबसे जरूरी चीज है। और फिर अच्छी सोच रखो, माइंड को थोड़ा खुला रखो, ओपन माइंडेड रहो कि मैं क्या सीख रहा हूँ। ठीक है ना। अब 2 दिनों से मैं हिंदी में सिखा रहा हूँ, और मैंने पहले दिन भस्त्रिका, और कल भस्त्रिका के 2 प्रकार भस्त्रिका के और एक कपालभाति को शुरू किया था। आज हमने 3 प्रकार के भस्त्रिका करने, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो लंग्स है, फेफड़े हैं। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना है ताकि दूषित वायु ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। और वो जब ऐसे हो जाएगा, अगर हमें भगवान ना करे ये वायरस अगर हो भी गई, निमोनिया या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स या ऐसे कुछ हो गया जहां पर श्वास के ऊपर हमारा जोर पड़ा, तो हम कोप कर पाएंगे। ठीक है ना, कि हमने ये एक्सरसाइजेस की है या कर रहे हैं। तो 1-2 हफ्ते में काफी परिवर्तन आ जाता है। आपकी बायोकेमिस्ट्री जो है अंदर की, वो चेंज होने लग जाती है, और फेफड़े तो बहुत जल्दी खुलते हैं अगर आप ये गहरे लंबे सांस लेना और कैसे उसको होल्ड करना श्वास को अगर वो शुरू करें। सॉरी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, मगर कभी कभी होता है आपके मन की ग्रंथियों को खोलने के लिए थोड़ा बोलना आवश्यक होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ शायद यही सबसे जरूरी है चीज इस समय, क्योंकि अभी आप उस पथ के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है ना। और मैं चाहता हूं सभी आए और सभी इसका लाभ उठाएं। ठीक है ना। तो सीधे बैठना है, ज्यादा अकड़ के नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना स्लम्प्ड। ठीक है ना। कंधे जो है रिलैक्स्ड रहेंगे। जब आप श्वास अंदर लेंगे ऐसे कंधों को नहीं उठाना। चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत तरीके से चेहरा होना चाहिए, रिलैक्स्ड। ठीक है। चौकड़ी मारकर ऐसे बैठ सकते हो, इसको सुख आसन बोलते हो, या सिद्ध आसन में या पद्मासन में बैठ सकते हो, या आप कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठो और नीचे मतलब कोई ये ना हो कुशन, मतलब पैर जो है जमीन से जुड़े होने चाहिए ऐसे। ठीक है ना। और पैरों में फासला उतना जितना कंधों का फासला, शोल्डर विड्थ। ठीक है ना। राइट एंगल यहाँ पर ऐसे, और हाथ ऐसे हमेशा होंगे। मैं अपने हाथों को हिलाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कई चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान दो, ये श्वास बाहर निकल आए, ये रोक के रखो, ये पेट अंदर को ऐसे हल्का सा खींचो। जो जो भी मैं बताऊंगा अपने हाथों को जब मैं मूव करूंगा, आपने अपने हाथ नहीं मूव करने। आपने यहाँ या तो खुली हथेलियां रहेंगे जहां पर हम थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, या हम कोई ना कोई मुद्रा रखेंगे, जैसे ये ध्यान या ज्ञान मुद्रा है, जैसे ये प्राण मुद्रा है। तो अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग लाभ है, उससे हमारी प्राण शक्ति जो है वो बढ़ती है और सही ढंग से वो चलती है शरीर के अंदर जैसे उसको चलना चाहिए। ये अग्नि है, ये वायु है, ये अगली उंगल जो है इसको आकाश बोलते हैं या ईथर, ये जो रिंग फिंगर है इसको पृथ्वी बोलते हैं, और ये जो चीची है इसको जल बोलते हैं। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं, और उसके बाद अनेकों और प्रकार के मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस जो भी है जो हमें बनाते हैं, मगर इन 5 से ही निकलता है सब कुछ। तो इनको जब हम ऐसे जोड़ते हैं किसी प्रकार से, मैंने कहा कि ये मुद्रा रखो, तो इससे कुछ ना कुछ हमें लाभ होता है इन 5 तत्वों से। ठीक है ना। तो ये भी हाथ की मुद्रा भी रखनी है, वो भी आपने ध्यान रखना कि कैसी होगी। और जब आप मेरी बातों को अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो
आंखों को खोल के रखना है देखने के लिए। मगर जब आपको पता लग गया या आप पहले कर चुके हो, अगर मैंने कहा अब हमने भस्त्रिका ये वाला करा तो आपने करना है बस। आंखों को बंद ही रखे, हल्की सी बंद, लब भी हल्के से बंद, और अंदर जीवा जो है वो रिलैक्स्ड है, और जो दांत है वो ऐसे नहीं होने चाहिए, क्लेंचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम शुरू करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, क्लोज्ड आईज, रिलैक्स्ड माइंड। हथेलियों को अभी खोल के रखें कि अभी हमने मुद्रा नहीं कोई रखनी, केवल अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना। ये सहज ध्यान है। दिस इज बेसिक फंडामेंटल मेडिटेशन, जो आपको शुरुआत में थोड़ी करनी चाहिए, 1 से लेके 5 मिनट, ताकि हमें एक स्थिरता में पहुंच जाए, एक शीतलता हमारे अंदर रहे, लाइक वी आर रिलैक्स्ड। और अपने सहज सांस को देखें, नॉर्मल ब्रीदिंग को देखें। अपने आप जोर नहीं लगाना अंदर लेने में या बाहर निकालने, बस ये देखो यहाँ टिप ऑफ द नोज पर अपना ध्यान यहाँ लगाओ, नाक के यहाँ एंड पे, कि यहाँ से श्वास कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर। नाक से अंदर ही लेना, नाक से ही निकालना है बस। और कहाँ तक जा रहा है, क्या मेरा श्वास ऊपर ऊपर रह रहा है, गले में रह रहा है, आगे नीचे जा रहा है, यहाँ तक अनाहत चक्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर हृदय है, इसको हृदय चक्र या अनाहत चक्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी रूह बैठती है, इसको हम आत्माराम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक आपके रूप में ये एक रूह है। रूह का मतलब स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब जीवात्मा, जीवात्मा का भी मतलब आत्माराम, अलग अलग शब्द है, वही चीज है। तो यहाँ बैठी है आप इस अंगूठे के साइज की ऐसे, और यही एक शक्ति है जो खींच रही है श्वास को। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तब कुछ हमारे अंदर से बाहर निकल आता है, क्योंकि श्वास नहीं आता। तो आपने इसी भाव से, इसी ढंग से, इसी सोच के साथ श्वास लेना है कि आप श्वास नहीं ले रहे, जो आपके अंदर रूह बैठी है, जो आत्माराम है, जो जीवात्मा है, वो ही श्वास ले रही है। इससे हमारा अहंकार जो है वो टूटता है, हमारा जो फॉल्स ईगो है वो टूटता है। जब हम यहां से श्वास लेते हैं, नाक केवल खुला है श्वास अंदर आने के लिए, खींच यहां से होनी चाहिए। द पुल मस्ट बी फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम द नोज लाइक दिस। ऐसे नहीं श्वास को खींचना, खींच यहां से होनी चाहिए। और वो जो अंदर बैठा है, जो आत्माराम है, जो जीव है, वो श्वास खींच रहा है और फिर उसको यहाँ लेके जा रहा है। अब श्वास को एक रोशनी की तरह देखो कि जैसे एक लाइट अंदर आ रही है और फिर वो लाइट फैल रही है। यहाँ से ये डायफ्राम है जो हमारे हवा को हमारे फेफड़ों तक लेके जाता है, फिर हमारे ये ऐसे कंट्रैक्ट होता है और मतलब फिर फ्लैट हो जाता है, फिर मतलब स्ट्रेच आउट होता है, फिर ऐसे वापस रिलैक्स हो जाता है। ये डायफ्राम है। फिर यहाँ से हवा फेफड़ों में जाएगी, पहले ऊपर लंग को फिल कर, मतलब वहां से नीचे तक वो हवा जो है नीचे से भरेगी ऊपर तक। जैसे आप पानी के ग्लास को भरते हो, पहले वो नीचे से ऊपर से डालोगे ना, तो नीचे से भरेगा, फिर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर तक। ऐसे ही फेफड़े भरेंगे, ऊपर से हवा अंदर आएगी, फिर नीचे पहले जाएगी, फिर अब नीचे उसको लेके जाना है ताकि नीचे वाली जो दूषित वायु है वो बाहर निकले, क्योंकि वही तो है मेन प्रॉब्लम जिससे हमारे कई रोग हैं, हमें मानसिक रोग होते हैं। तो स्थिर रहें, सांस को थोड़ा गहरा खींचे, यहाँ महसूस करें वो सांस आ रहा है, यहाँ से फैल रहा है, फेफड़ों को भर रहा है। जब फेफड़े आपको लग रहा है पूरे इस ऑक्सीजन से, इस अच्छी हवा से भर गए, उसको जैसे मैंने कहा एक रोशनी की तरह देखो, वो रोशनी से भर गए हैं, तब उस ऑक्सीजन को देखो कि वो जो अच्छी हवा है अब आपके रक्त के अंदर उसको आना चाहिए। कैसे आना है? हृदय के थ्रू।
आपके हृदय के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पंप होगा आपके रक्त के अंदर, और रक्त जो है वो फिर पंप करेगा हार्ट सारे शरीर में। तो अब आप महसूस करो वही जो ऑक्सीजन आपने फेफड़ों में लिया वो यहाँ तक हमारे खून के अंदर गया, और वो खून जो है अब पंप हो रहा है सारे शरीर में, और आपके अंदर जैसे नदियाँ बह रही है उस रोशनी की, ये महसूस करें। अंगूठे तक, उंगलियों तक, पैरों के अंगूठे तक, उंगलियों तक, पूरा शरीर ऐसे जैसे एक कंबन हो रही है, एक रोशनी फैल रही है, ऐसे महसूस करें। ये सहज ध्यान है सिर्फ। तो एक पल्सेटिंग एक्शन है, जैसे एक वाइब्रेटिंग एक्शन, जैसे एक कंबन सी पैदा हो रही है और आपके आसपास एक आभा मंडल बन रहा है, एक ओरा। महसूस करो उस ओरे को, उस आभा मंडल को, और वो आपके जो कहाँ जहाँ पर भी कहीं आपको लग रहा है मेरे दर्द है, मेरा रोग है या कुछ भी है, वहाँ पर उस ऊर्जा को, उस रोशनी को, उस शक्ति को वहाँ ज़्यादा लेके जाओ अपने मन से, और महसूस करो वहाँ वो जो ऊर्जा है वो उस चीज़ को दबा रही है, उसको ठीक कर रही है, और वो जगह स्वस्थ हो रही है, और वहाँ पर भी वो रोशनी फैल रही है। क्योंकि असल में हम ही करता है, हम ही करते हैं। जो हमारे अंदर ये हम का मतलब ये जो आत्मा है, आत्मा का मतलब भगवान, वो ही सब कुछ करता है। जो अंदर एक जीव बैठा है उसका एक स्वरूप, और वो ही हमें हील कर रहा है, वो ही हमें ठीक कर रहा है। लगातार हम ठीक होते जा रहे हैं, हर दिन हमारे अंदर हीलिंग होती है, और फिर महसूस करो कि हम हील्ड है, हम स्वस्थ हो गए इस भाव के साथ। For I am the healer, I am healing and I am healed. ये मंत्र का जाप अपने अंदर ही अंदर करो कि मैं ही अपने आप को स्वस्थ करने वाला हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ कर रहा हूँ, और मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब चीची और उसके साथ की उंगल को, रिंग फिंगर को अपने अंगूठे के ऊपरले भाग से जोड़ो। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। हमने अब भस्त्रिका आरंभ करना है। 3 सेकंड में श्वास अंदर, फिर उसको तुरंत बाहर निकाल देना। बीच में 1 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड होगा, उसमें भी अपने मन को जोड़ के रखो। मन को एक परछाई की तरह श्वास के पीछे पीछे रहे, मन को भटकने मत देना। जहाँ पर मन जाए उसको वापस लेके आओ कि देखो मेरे श्वास अब यहाँ है, अब नाक पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर उसको लेके आओ परछाई की तरह। ये आगे आगे श्वास है, ये पीछे पीछे मन, उसके चलना चाहिए ऐसे। 3 सेकंड अंदर, 3 सेकंड बाहर। जब आप श्वास को निकालेंगे, हल्का सा अगर हो सके तो पेट को अंदर खींचे ऐसे और उसको छोड़ दें हल्का सा। अगर यहाँ जोर लगाएंगे तो गलत है, अगर ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अंदर श्वास ले फिर छोड़ो। मगर इसको खींचने से और दूषित वायु, और ज़्यादा दूषित वायु हमारे फेफड़े के निचले भाग से बाहर निकलेगी। तीन सेकंड अंदर यहाँ से खींचो। ये हवा जो, ये जो आवाज आ रही है, गला थोड़ा सा टाइट हो जाता है जब हम अंदर श्वास को खींचते हैं। इसको उज्जयी ध्वनि बोलते हैं। इससे हमारा थायराइड भी ठीक होता है, मगर इससे हवा और गति से अंदर आएगी। इसको थोड़ा सा गले को टाइट करते हैं जब अंदर खींचते हैं, और
फिर ऐसे, मगर खींचना यहां से है, यहां से नहीं। ये यहां से देखो खींचना है, देखो नाक से, ये गलत है। यहां से ये सही है। छाती अपने आप फूलेगी, कंधों को अपने आप नहीं उठाना, वो अपने आप थोड़े से हल्के से उठेंगे। तीन सेकंड अंदर, 3 सेकंड बाहर। विश्राम। सिर थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, जैसे थोड़ा सा डिजीनेस, जैसे घुमेटे से आ रहे हैं। ये साधारण फीलिंग है, ये होती है, इससे घबराना मत। मगर कभी भी आपने श्वास को जबरदस्ती अंदर नहीं खींचना और जबरदस्ती अंदर रोक के नहीं रखना। जितनी आपकी क्षमता है उतना करना है। जिन लोगों को कोई भी श्वास लेने के कोई रोग है या बहुत ही दिक्कत है श्वास लेने में, वो ये कर ही नहीं सकते। ये प्राणायाम ये उनके लिए है ही नहीं। उनको डॉक्टर से कोई मेडिकल इंटरवेंशन की शायद ज़रूरत पड़े, उनको जो भी है दवाई चाहिए होगी, जो भी है। मगर वो लोग जो भी वो प्राणायाम करें, वो उनको एक योग टीचर के पास जाके उनके लिए अलग ढंग से है, मगर अलग ढंग से करना पड़ेगा उनको। ठीक है, मगर ज़्यादातर जिनको बहुत ही प्रॉब्लम है ब्रीदिंग, वो तो कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है ना, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है आपको या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो मध्यम शक्ति से कभी भी हवा को अंदर नहीं खींचना या बाहर निकालना, कभी भी मध्यम शक्ति, ये मध्यम शक्ति है। ये हल्का ढंग है, उनको हल्के ढंग से ऐसे करना है। तो कम शक्ति है, ये साधारण जो सभी को करना है, अगर आप कर पा रहे हो। बीच में जब विश्राम करें तो हथेलियों को खोलें और श्वास के ऊपर फिर ध्यान दें कि वो गति कैसी है। श्वास मेरा लंबा है, छोटा है, गहरा है या ऊपर ऊपर है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगा के फिर अगला प्राणायाम। अब हमने 3 सेकंड खींचना है, 3 सेकंड होल्ड करना है, 3 सेकंड निकालना है, फिर 3 सेकंड बाहर होल्ड रखना है। ये एक भस्त्रिका। उसके बाद फिर 3 सेकंड अंदर खींचना है, फिर 3 सेकंड होल्ड करके ऐसे रखना। मैं ऐसे करूँगा 3 बार, जब अंदर लेना है 3 बार ऐसे होल्ड करना है, 3 बार ऐसे निकालना है 3 सेकंड में मतलब, और फिर 3 सेकंड बाहर होल्ड करना। मेरे हाथ ऐसे उसमें मूवमेंट ऐसे, मैं उनको हिलाऊंगा। आपने अपने हाथों को नहीं हिलाना, आपने ऐसे ही बैठना है आराम से। वो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो पहली बार कर रहे हैं, उनको देखना है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ श्वास अंदर लें, कहाँ से आपने थोड़ा सा पेट को खींच के बाहर निकालना है। सो ब्रीथ इन, होल्ड, बाहर, होल्ड, अंदर, रोको, बाहर, रोको, अंदर, रोको, बाहर, रोको, अंदर, रोको,
बाहर, रोको, अंदर, रोको, बाहर, रोको, विश्राम। हाथों को खोलो, अपने श्वास को फिर देखो। अब अगला भस्त्रिका, फिर से प्राण मुद्रा। अब 6 सेकंड में अंदर लेना है, 6 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, 6 सेकंड में बाहर निकालना है, और फिर बाहर उस हवा को भी 6 सेकंड बाहर रोक के रखना है। फिर ये एक हो गया भस्त्रिका, फिर अंदर 6 सेकंड लेना, ठीक है ना। तो ऐसे अब होगा। अब ये 6 सेकंड में जब हम अंदर लेते हैं तो शक्ति को हमें आधा करना पड़ेगा, तभी हम 3 सेकंड, पहले हम 2-3 सेकंड ले रहे थे ना, और पूरे फेफड़े भर जाते थे। अब अगर हमने 6 सेकंड के ओवर हमने श्वास लेना है तो हमें अपनी शक्ति को आधा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी श्वास अंदर 6 सेकंड के ओवर आएगा। तो अब फिर होल्ड करके रखो, फिर बाहर, इसमें भी खींचते हैं पेट को हल्का सा, फिर होल्ड करके रखो, फिर अंदर लो 6, होल्ड, रोक के रखो, अब बाहर निकालो, रोक के रखो, अंदर 6, रोको 6, बाहर 6 सेकंड, रोको 6, अंदर 6, रोको 6, बाहर 6, रोको 6, अंदर 6, अब 12 सेकंड रोक के रखो, अब 6 सेकंड में निकालो, बाहर रोक के रखो 6, अंदर फिर 6 सेकंड, अब 18 सेकंड होल्ड करो, अब बाहर निकालो 6 सेकंड में, होल्ड, अंदर, अब 24 सेकंड इसको होल्ड करो, रोक के रखो, अंदर श्वास को, अब बाहर निकालो हवा, रोक के रखो 6 सेकंड, फिर अंदर लो 6 सेकंड में हवा, अब 30 सेकंड होल्ड करके रखो,
गुड। अब 6 सेकंड में निकालो। अब विश्राम करो, हथेलियों को खोलो और फिर अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाओ कैसे चल रहा है, कि उसमें क्या परिवर्तन आया है। गुड। अब हमने ये वाला कर लिया। अब तीसरा, आज मैंने कहा था आपको भस्त्रिका समझाऊंगा कैसे हमने श्वास अब निचले भाग के फेफड़े में लेना, फिर मध्य भाग में, फिर ऊपरले भाग में। हाँ, इस जो भस्त्रिका अब मैं सिखाने वाला हूँ, इसमें हम अलग अलग हाथ की मुद्राओं से, और एक बैठने का ढंग है इसमें। या तो हम चौकड़ी मार के ऐसे नहीं बैठ सकते, ये जो चौकड़ी मार के बैठे ऐसे बैठ नहीं सकते, ना सुख आसन में बैठ सकते हो, ना सिद्ध में, ना पद्म आसन में। इसमें केवल वज्र आसन में आप ये वाली प्रक्रिया जो है सही कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे ये है वज्र आसन, ऐसे बैठ सकते। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तब आपको एक और ढंग है, सिर्फ 2 तरीके, कुर्सी के ऊपर बैठना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हम हवा को हाथों की मुद्रा के द्वारा अलग अलग भाग में है। तो ये एक ही अंग, लंग्स, ये फेफड़े, एक इधर है फेफड़ा, एक इधर है, मगर इसके 3 भाग हम समझेंगे। तो हम निचले भाग में पहले हवा लेके जाएंगे, क्योंकि निचले भाग में जो हवा फंसी हुई है, क्योंकि हम गहरे लंबे सांस नहीं लेते या एक्सरसाइज अगर नहीं ज्यादा करते, तो वहां की हवा जो है हमारे शरीर में बहुत से मानसिक स्थितियां पैदा करती है, मानसिक रोग पैदा होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये लोअर लंग के कारण होता है। तो वो वाली दूषित वायु को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो उसमें क्या है, ये 4 उंगलें जो है ये हमारे यहाँ पर जंगा पर होगी। ये जो अंगूठा है ये हमारे कमर की जो हड्डी है, पेल्विक बोन, कमर, ये जो कमर की एक हड्डी है ना, पेल्विक बोन, इसके ऊपर अंगूठा एक साइड होगा ऐसे। ये जो आपकी रिस्ट है, कलाई, इसको सीधा रखना है। कंधे जो है ऊपर को नहीं होने चाहिए, ऐसे रिलैक्स। छाती थोड़ी सी हल्की सी बाहर को, ऐसे बैठना। उंगलों को ज्यादा जोर से नहीं दबाना, लात के अंदर या उस कमर की हड्डी के ऊपर अपने अंगूठों को हल्का सा रखना ऐसे। अब हमने 9 सेकंड के ओवर श्वास अंदर लेना है। पहले हमने 3 सेकंड लिया, फिर 6 सेकंड लिया, अब 9 सेकंड। अब अगर 9 सेकंड आप अंदर श्वास लोगे तो और भी हल्के ढंग से आपने अंदर लेना है, ताकि वो 9 सेकंड तक आप उसको अंदर खींच पाओ। अगर आप नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने पहले भी समझाया, बाद में भी समझाया, कि आप वही करें जितनी आपकी क्षमता है। आप अगर सिर्फ 4, 5, 6 सेकंड अंदर ले सकते हो एक्सक्यूज मी, तब लो, वही ठीक है आपके लिए। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो हमने 9 सेकंड लेना, तो हल्का श्वास को खींचना। अभी मैं यहां से करूंगा, फिर मैं वहां नजदीक आके बैठ जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, ताकि आप मेरे श्वास को सुन सके, क्योंकि शायद यहां से आप सुन ना पाए। श्वास अंदर 9, फिर 9 के लिए होल्ड करना है, 9 के लिए सेकंड में बाहर छोड़ना है, फिर हमने 9 सेकंड उसको होल्ड नहीं रखना बाहर। वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। उसमें केवल आप 2-3 सेकंड भी होल्ड करके बाहर रखे ना श्वास को, ठीक है। उसके बाद फिर 9 सेकंड अंदर लेना, ठीक है। सो रोक के रखो, 9, बाहर निकालो, 9, रोक के रखो थोड़े से सेकंड, अंदर लो, 9,
रोक के रखो 9, बाहर निकालो 9 सेकंड में। इसमें पेट को नहीं खींचना। ये जब 9 सेकंड वाला करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें पेट नहीं हम खींचेंगे श्वास को निकालने में। इसमें मगर अपना मन को पूरा लगाना है कि कैसे श्वास जा रहा है यहाँ तक, फिर डायफ्राम में, और फिर निचले भाग में जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे महसूस करना आपने। अब मैं वज्र आसन में आगे आके बैठूंगा ताकि आप एक तो देख सके कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं है जब मैं श्वास अंदर लूं, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपने सुननी है कि मेरा श्वास कैसे अंदर हल्के हल्के ढंग से अंदर आ रहा है, ठीक है ना, वो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। सो अपने पोजीशन को रखें, हाथों को जैसे मैंने अभी बताया था। अब श्वास अंदर ले 9 सेकंड में, लब बंद होने चाहिए, नाक के द्वारा खींच यहां से ही होती है हमेशा, अनाहत चक्र से। ब्रीद इन, होल्ड, बाहर निकालें, रोको, अंदर 9, रोक के रखो, अब निकालो, आपने देखा होगा मेरा चेहरा बहुत शांत है, कोई तनाव नहीं आ रहा, हिल नहीं रहा, लब बंद है, नाक के द्वारा अंदर एक लय में आ रहा है। अब हमने 9 सेकंड अंदर लेना है, फिर 18 सेकंड के लिए होल्ड रखना। अभी भी हम निचले भाग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 मिनट लगाने, मध्य भाग में 2 मिनट लगाएंगे, ऊपरले भाग में जहाँ हम वैसे ही आम साधारण श्वास लेते ही है ज़्यादातर सभी लोग, उसमें सिर्फ 1 मिनट लगाना है, क्योंकि सारा काम अब लोअर लंग का है, ठीक है ना। तो वही मुद्रा रखें, हाथ जैसे मैंने बताया 4 उंगलें जो है जंघा के ऊपर, और जो अंगूठा है वो आपके कमर की हड्डी के ऊपर हल्का सा उसको छेड़े, ठीक है ना। तो अंदर 9, फिर 18 होल्ड, फिर 9 में निकालना है। होल्ड, बाहर, होल्ड, अंदर, होल्ड 27 सेकंड के लिए, 27, आउट, होल्ड, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए शायद आपको अंदर बाहर थोड़े से गहरे सांस लेने पड़े, जब तक आप फिर एक स्थिरता में नहीं हो जाते, पहुंच जाते, ठीक है ना। रिलैक्स होके फिर अब दूसरे वाला शुरू करेंगे, जो मध्य भाग में कैसे हमने हवा को, अब नीचे भाग में नहीं, मध्य भाग में
फेफड़े के लेके जाना है। कैसे? पहली उंगल को अंगूठे से ऐसे जोड़े, ठीक है ना। तो ये जो है टिप दोनों उंगलों का, ये उस कमर की हड्डी के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो 3 उंगलें हैं ये सीधे रहें और ये आपके जंघा के ऊपर ऐसे। अब हमने फिर से 9 सेकंड अंदर लेना है, फिर 9 सेकंड होल्ड करना, 9 में निकालना है, थोड़े सेकंड वहां बाहर रोक के रखनी है हवा, फिर अंदर लेनी है, ठीक है। अब शुरू करो और मन को जोड़ के रखो, यहां से महसूस करो कहाँ जा रही है हवा, उसको अपने मन से वहां लेके जाओ। पहले मध्य भाग में, वो जरूरी है। होल्ड, बाहर, अंदर 9, होल्ड, बाहर 9, रोक के रखो, अंदर 9, 18 सेकंड के लिए होल्ड करो। बाहर, होल्ड, अंदर, होल्ड 27 सेकंड के लिए रोक के रखो। बाहर, विश्राम। ये था मध्य भाग में, फेफड़े के मध्य भाग में कैसे हवा लेके जाते। अब ऊपरले भाग में, इसमें छाती अपने आप बहुत फूलेगी जब हम इस मुद्रा को रखेंगे, अंगूठा अंदर, 4 उंगलें उसके ऐसे राउंड। तो ये है अब मुद्रा फॉर द अपर लंग, ठीक है ना। तो ये जो साइड है, ये जो चीची वाला साइड है, यहाँ चीची है ये वाला, ये आपने कमर की हड्डी के साथ लगाना है। और मैं अब वहाँ कुर्सी पे बैठ जाता हूँ ताकि आप प्रॉपर्ली देख पाएँ ये वाला। तो ये इसमें आप महसूस करेंगे कि मैं श्वास अभी भी 9 सेकंड के ओवर ले रहा हूँ और 9 सेकंड में छोड़ रहा हूँ, बीच में होल्ड कर रहा हूँ। मगर इस मुद्रा में आपको साफ तरीके से पता लग जाएगा कि अब छाती ज़्यादा फूल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पहले ये रखा, फिर ये रखा और अब इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो ये आपके लिए सबूत होगा कि ये काम करता है, ये जो प्रक्रिया है। तो ठीक है ना। तो अब अंगूठे के अंदर 4 उंगलियां उसके ऊपर ऐसे जैसे मुट्ठी बनानी है हल्की सी, और ये वाला भाग जहां चीची है ये इसको कमर की हड्डी के ऊपर लगाएं। जो आपका ये नकल्स है, ये जो फिस्ट बनी है, ये आपके जंघा के ऊपर होगी, ठीक है ना, ऐसे। और ऐसे छाती को ज्यादा आगे लेकिन ऐसे आराम से बैठो, ठीक है ना। और इस मेरुदंड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआत में।
और नेक जो है बिल्कुल उसके लाइन में, आपकी गर्दन उसके लाइन में। श्वास अंदर ले 9 सेकंड, फिर 9 सेकंड होल्ड, फिर 9 सेकंड में बाहर। ब्रीथ इन, अंदर लो, होल्ड, बाहर, अंदर 9, बाहर, रोक के रखो। अब अंदर 9, अब 18 सेकंड होल्ड करो। और बाहर, अब अंदर, सताईस सेकंड होल्ड, रोक के रखो। ब्रीद आउट, बाहर निकालो हवा। और विश्राम। विश्राम करने के लिए पहले अपने सांस को फिर नॉर्मल में लेके आओ, सहज में। 1-2 बार गहरे लंबे अंदर बाहर श्वास निकालने शायद आपको पड़े। और अगर आप फिर बैक टू नॉर्मल में आ जाते हो, ठीक है ना। अब 9-10 हो गए, तो ये आज के प्राणायाम थे। तो ये 3 ही प्राणायाम में हमने 5 मिनट, ये 3 प्रकार के भस्त्रिका थे, तो हमने 15 मिनट हमने भस्त्रिका किया। हमारे फेफड़ों को इस बीमारी से बचाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये वाली 3 एक्सरसाइज आप हर दिन करें और इसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल लेके आए, इसको मास्टर कर ले, ठीक है ना। इसको आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो ये तीनों आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इससे आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आप हमेशा महसूस करेंगे कि आपको थकावट नहीं है। इससे मन तो शांत होता है मगर हम ऊर्जा से भी भर जाते हैं इससे, क्योंकि सारे ऑक्सीजन जो हमने अंदर लिया है, फेफड़े हमारे खुल गए, हमारे रक्त के अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है और हमारे अंगों को ये ऑक्सीजन मिल रहा है। स्पेशली ये जो ब्रेन है, जो अंदर ब्रेन है, ये 40 से 50% हमारा खून जो है ये खींचती है। और अगर खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें माइग्रेन ही होंगे, हेडेक ही होंगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो नहीं अब होगी। हम सब आपको अब कल हमें लेंगे, कल सुबह यहाँ के यूके के 8 बजे, भारत के 12:30। तब तक अपना ख्याल रखना। और वीडियो जो है पुराने वाले देख सकते हो, ताकि इसको बार बार देखें, इसको समझें। इसको शाम को अगर करना हो तो कर लें, नहीं तो हम कल मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू।